ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। ओके। ओके, ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का हो गया था। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बचा हुआ था। ठीक है, हमें देखना है अगला हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जिस तरीके से हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था, ठीक उसी तरीके से हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हमारा सेम ही टाइप से होता है, बट ये सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, हमें जो टॉपिक देखना है वो है हर्मिशियन। बहुत बड़ा हो गया। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, दोनों सेम ही टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमारा A इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक उसी तरीके से A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स अगर होता है तो ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि एलिमेंट्स में कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, बट इसमें ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स का कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो क्या आप लोगों में से कोई मेरे को बता पाएगा कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स फिर कैसा होगा? सर माइनस लग जाएगा सर। वेरी गुड। जिस तरीके से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, इसमें क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा, इसके अगर एलिमेंट की बात करें तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का ट्रांसपोज, ये होता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होगा उसका जो एलिमेंट होगा ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के बराबर होगा। ठीक है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा था, हमने समझ लिया कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा। इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ध्यान से समझिएगा, इसके प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें क्या मिलता है, फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमें देखने को मिलता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ऑफ जे आई, ये हमारा बनता है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट सेम कब होगा, जब ये सिर्फ सारा का सारा एलिमेंट जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, समझिएगा, मैं इस चीज को लिखवा देता हूं, कॉन्जुगेट इज सेम ओनली इफ इट इज रियल। ठीक है, सो ध्यान से समझिएगा, सो लिखने का जरूरत है। ये तभी हो पाता है जब क्या होगा, सारा का सारा ये कॉन्जुगेट, अगर कॉन्जुगेट और ये एलिमेंट, ठीक है ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एलिमेंट कब सेम हो पाएगा, जब रियल होगा। अगर रियल नहीं हुआ तो ये कॉन्जुगेट और एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे पास कोई रियल नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वही नंबर निकल के आएगा। तो सिमिलरली उसी स्टेप से ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के बराबर कब होगा, या कॉन्जुगेट ए जे आई के बराबर कब होगा, जब नंबर हमारा रियल होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है ए, दूसरा बी प्लस आई सी, तीसरा है मान लो बी माइनस आई सी, और चौथा है हमारा डी। अगर ऐसा हमारे पास आ जाए तो इस केस में क्या, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं करेगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्यों चेंज नहीं करेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वही आएगा। बट अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसका अगर ये अगर ए मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकाल दूं, तो कॉन्जुगेट निकालने के केस में क्या हो जाएगा, ए बी प्लस आई सी
ये b माइनस आई सी बन जाएगा, ये d बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका अगर ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a b माइनस आई सी, फिर इधर आ जाएगा सॉरी a b माइनस आई सी, फिर b प्लस आई सी d, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हमें समझने को मिलेगा कि जो हमारा a आई जे एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई के बराबर हो जा रहा है। अगर सारा का सारा रियल एंट्रीज रहा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगर सारा का सारा एंट्रीज अगर रियल है, सारा का सारा एंट्रीज अगर रियल है तो हार्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों सेम बन सर जाएगा। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हाँ लाइट चला गया ना, मैंने बोला नेटवर्क का इश्यू है इसी कारण से, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अब नेटवर्क का इश्यू है, लाइट चला गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोग को भी, हम लोग को भी, मौसम एक दो दिन से खराब चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जब हमने स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिया तो उस केस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमें समझ में आ रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू, हमारे पास था ए आई जे जो एलिमेंट था इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, एक चीज इसमें समझिएगा, ये वाला पॉइंट समझ रहे सबको, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यस सर। अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है मेरे पास, तो मेरे पास क्या निकल रहा है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई, ठीक है। और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आई जे, सॉरी सिंप्लीफाई करूंगा तो इधर आ जाएगा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा, सबको पता है। अगर इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स ले लें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स निकालते थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मेरा ए जे आई सब सेम हो जाएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमें क्या पता चलेगा, ए आई आई प्लस कॉन्जुगेट ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। अब इसको क्या समझ में आ रहा है, एक मेरा नंबर है प्लस उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, वो नंबर कैसा होगा, एक नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ और उसका कॉन्जुगेट को भी ऐड कर रहा हूँ, तो फाइनल रिजल्ट जो है मेरा 0 आ जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो नंबर होगा वो किस टाइप का नंबर होगा, रियल होगा सर। रियल। रियल का मेरे पास एक रियल नंबर है 2 प्लस उसका कॉन्जुगेट भी 2, क्या 0 आ गया, सर निगेटिव होगा उसका। इमेजिनरी तब होगा सर। कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं ना। अगर मेरे पास एक नंबर है 5i, उसका कॉन्जुगेट कितना होगा, 5i का कॉन्जुगेट कितना होगा, -5। -5 है। अब एक नंबर उसका कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा तभी ना 0 आ रहा है। अब मान ले तो मैं इस तरीके से ले लेता हूँ 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या 0 आ रहा है, नंबर तो 4 आ रहा है। तो ये चीजें कब पॉसिबल हो सकता है, ये कितनी बार मैंने पढ़ाया है उसमें कि अगर नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करो और 0 आ जाए तो नंबर क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, एक दूसरा अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे का। अरे भगवान, अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट मतलब क्या अपोजिट, ऐसा कोई नंबर आता है कि एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। अभी तक मैंने पूरा एग्जांपल समझा दिया यहाँ पे लिख के, लेकिन अभी तक नहीं समझ आया कि क्या बोला जा रहा है। इमेजिनरी नंबर होना इमेजिनरी चाहिए नंबर सर। होना चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी, अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं तो उसका मैं कॉन्जुगेट भी करूं तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही आएगा। अगर मैं इमेजिनरी नंबर ले लूं तो उसका कॉन्जुगेट ले लूं तो एग्जैक्टली उसका नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब होता है, रियल पार्ट 0। रियल पार्ट 0 या फिर और 0, ठीक है। ध्यान से समझिएगा,
इस केस में जो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, उस केस में हमारा जो एलिमेंट है वो पूरा का पूरा डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। बट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है या तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है, जीरो का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वो भी जीरो आएगा, साथ में ऐड करूंगा तो जीरो ही आएगा। तो या तो हमारा जो नंबर है या तो जीरो होना चाहिए या प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। अगर कोई भी रियल नंबर हुआ या फिर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ इस तरीके का, तो हमारे उस केस में क्या आएगा, जीरो नहीं आ पाएगा। तो याद रखिएगा, ये स्पेशल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने बोला था याद रखना है कि जो भी, ध्यान से समझिएगा, जो भी हम अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उस केस में हमारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, या तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लूं तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? अरे बोलिए भाई। प्योरली इमेजिनरी। अरे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो जीरो सर। जीरो होना चाहिए। कितनी बार जीरो, हाँ। समझाएंगे यार। जीरो। ठीक है, हाँ जीरो, अभी याद आ जा रहा अचानक से। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, diagonal elements of a skew Hermitian matrix is either purely imaginary और जीरो। आया समझ में? जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा, ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, वो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज, अगर इसका सारा का सारे एलिमेंट्स अगर रियल हो जाए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, तो उस केस में हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज, विथ ऑल रियल एंट्रीज लेना पड़ेगा, विथ ऑल रियल एंट्रीज, with all real entries is a skew symmetric matrix। ठीक है, आया समझ में? यही चीज मैं ऊपर भी बताया था कि अगर सारा का सारा एंट्रीज रियल हो गया तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ओ सॉरी, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक सबको समझ में आ गया हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? यस सर। ठीक है, अब ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हम थोड़ा सा एक अलग पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, जिसका हमारा था, ये मैंने बताया था कि हल्का फुल्का हमें रिफ्लेक्शन और उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि मैट्रिक्स फॉर्म में रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट मैट्रिक्स का। ठीक है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम निकाल रहे हैं मैट्रिक्स का यूज करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन दोनों है इसमें। ठीक है, मैं रोटेशन के बारे में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके लिख लेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन करना है तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके का, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं ये हमारा x है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है,
यहाँ पे कोई एक पॉइंट है मेरा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है मेरा पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूं तो मान लेते हैं हमारे पास एक नया पॉइंट आता है पी डैश, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इमेज, ठीक है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? इमेज। रिफ्लेक्शन मतलब इमेज, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि रिफ्लेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं इमेज की, ठीक है। और जब भी इमेज लेते हैं, मैं ये बहुत बार बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इमेज ले रहे हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो एज अ मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है एज ए मिरर की तरह काम करेगा। और ये अगर m डिस्टेंस ले लूं तो पी एम और पी डैश एम दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, पी एम और पी डैश एम, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। और ये आपस में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो क्या कोई मेरे को बता पाएगा कि अगर ये पॉइंट x कोमा y है तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट जो आएगा p डैश, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कॉमा माइनस वाई। x कोमा माइनस वाई, x कोमा माइनस वाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि x पॉइंट पे अगर जाना है तो ये डिस्टेंस तो हमारा x ही होगा, अगर मेरे को x पॉइंट तक पहुंचना है तो ये डिस्टेंस तो हमारा x ही होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हमारा x ही होगा और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हमारा y होगा। अगर p m और m डैश अगर सेम डिस्टेंस का है तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया? y हो गया। अब इस p डैश पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? o से लेके ये m पॉइंट तक आना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि x, और नीचे y जा रहा है तो x कोमा माइनस y पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को लिखना है, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर मेरे को लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो हम लोग है नया जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं x1 कोमा y1, ठीक है। हमारा पॉइंट P था x1 x कोमा y, ठीक है। P डैश हमको निकालना है, P डैश का कोऑर्डिनेट मैं x1 कोमा y1 मान ले रहा हूँ, उसको x और y के रिलेशन में लिखूंगा, ठीक है। जो x1 है, x1 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास? x1 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है x, और y1 इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है? माइनस y, ठीक है। अब इसी को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x1 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, ठीक है। और y1 जो पॉइंट है, y1 को हम लोग लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। और अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x1 y1 जो होगा वो इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से, सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 1 0 0 माइनस 1 और इधर एक्स वाई, ठीक है। अभी हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था, उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जो इमेज आएगा, इमेज ऑफ पॉइंट P x1 कोमा सॉरी x कोमा y, जो x कोमा y पॉइंट का इमेज आएगा, ठीक है, उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? x1 y1, ये जो इमेज वाला वैल्यू आएगा वो आएगा 1 0 0 माइनस 1 x बाय x और y। आया समझ में आप लोगों को किस तरीके से लिखा गया? यस ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट है हमारा, उसको हमने क्या किया? मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन बना के मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P x, y अबाउट y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस के अबाउट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट आएगा, ठीक है। इसको मैं P डबल डैश के नाम से सेव कर देता हूँ, x2, y2 मान लेता हूँ। ये x2, y2 पॉइंट जो है ये अब कैसा आएगा? इसमें अब x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि क्या आ जाएगा? माइनस x, y, ठीक है। तो अबाउट y एक्सिस अगर करेंगे तो जो हमारा x2, y2 आएगा, x2 y2 आएगा, वो कैसा आ जाएगा? माइनस 1 0 0 1 x y, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आया समझ में? अब यस आते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, सेकेंड पॉइंट।
रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं इस तरीके का, बहुत बड़ा ले लिया, इतना काफी है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं हम लोग पी एक्स कॉमा वाई। किसी का भी अगर ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे, ध्यान से सोचिए, ओरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेंगे, इसको हम लोग P1 के नाम से बोल देते हैं, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो x कॉमा वाई है, पॉइंट x कॉमा वाई ही रहेगा, बट इसका पूरा का पूरा क्वाड्रेंट चेंज हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट एकदम ऑपोजिट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। तो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों चीजें नेगेटिव हो जाता है, x भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इसको मैं x1 y1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस जो है हमारा, वो x1 क्या निकल के आया, माइनस एक्स, और y1 क्या निकल के आया, माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स मतलब क्या, -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई। यानी कि इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें x1 y1, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 0 0 -1 और इधर x y। यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में इस रिफ्लेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए तीसरा एक पॉइंट आता है, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x। रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x, ठीक है। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली निकल रहा हूं इस चीज को, ठीक है। रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेना हुआ तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम लोग x ले लेते हैं, ये हमारा y हो गया, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं y इक्वल टू x, ठीक है। चलिए हमने एक लाइन ले लिया y इक्वल टू x, ये हमारा लाइन हो गया y इक्वल टू x, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, और ये लाइन हो गया हमारा y इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अगर मैं एक पॉइंट ले लूं p x y, अगर y इक्वल टू x के अलोंग मैं अगर रिफ्लेक्शन लूं, तो y इक्वल टू x के अलोंग रिफ्लेक्शन लेने से क्या होता है, मान लिया चलो ये पॉइंट q है, y इक्वल टू x के अलोंग रिफ्लेक्शन लेने से क्या होता है, अरे बोलिए भाई, y इक्वल टू x के अलोंग रिफ्लेक्शन लेने से क्या होगा, तो अपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाएगा। ये x y है तो ये y x बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p x y अबाउट y इक्वल टू x, वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी सबसे पहले मैं इसका इक्वेशन बना लेता हूँ। जो भी हमारा x1 है वो y बन जाएगा, जो हमारा y1 है वो x बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। यानी कि इसको अगर मेरे को निकालना चाहे तो मैट्रिक्स पे हमें एक मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, x1 y1, ठीक है, और मैट्रिक्स का यूज होगा 0 1 1 0 और इधर x y, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिए, अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये है, ये वाला, ये मैट्रिक्स हमें याद रखना है। अगर याद नहीं भी रखें तो आप लोग को किस तरीके से निकाला जाता है पता है, ये मैट्रिक्स हमें याद रखना है, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट है और ये हमारा जो गिवन पॉइंट है, तो उसमें कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से हमारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से अबाउट एक्स रिफ्लेक्शन आ जाएगा,
ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से अबाउट वाई रिफ्लेक्शन आ जाएगा, सॉरी ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से अबाउट वाई रिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देने से अबाउट ओरिजिन रिफ्लेक्शन आ जाएगा, फिर ये वाला मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने से अबाउट x इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स जो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें अबाउट, इसके अबाउट, उसके अबाउट रिफ्लेक्शन मिल जा रहा है। ठीक है सर हाँ सर ये वाला ग्राफ नहीं समझ में आया, अभी ये नीचे वाला मुझे समझना है। इसमें ग्राफ कहाँ है, इसमें तो सिंपली बोला गया है कि एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, अगर y इक्वल टू एक्स के अलोंग अगर हम इमेज लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है y कोमा एक्स। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अलोंग हम लोग क्या ले रहे हैं, रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है, ओरिजिन से कोई भी लाइन पास होता है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है इक्वेशन ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का, x इज इक्वल टू वाई के बराबर होगा सर, वो वाला। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसा होता है। ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, y इक्वल टू mx। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स जो भी लाइन है वो लाइन होगा सारा का सारा जो ओरिजिन से पास करता है, y इक्वल टू एम एक्स, m का मतलब क्या, स्लोप। स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। tan थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और स्लोप कितना हो जाएगा 1, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स एक ऐसा लाइन है जो यहाँ से भी 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ से भी 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो उसी कारण से क्या होता है पूरा का पूरा चीजें रिफ्लेक्शन हो जाता है, ऑपोजिट बन जाता है, x कोमा y क्या बन जाएगा, y कोमा x बन जाएगा क्योंकि सेम रेंज पे रहता है। ठीक है, अब उसके बाद एक रोटेशन आ रहा है, ये सब तो चलो बड़ा ही सिंपल सा है, ये सब मेरे ख्याल से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो एक बार आप लोगों ने देख लिया आप लोग के दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज आता है, अब एक आता है इंपॉर्टेंट चीज, रोटेशन। रोटेशन आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, रोटेशन ऑफ ए पॉइंट, रोटेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, रोटेशन थ्रू ए, रोटेशन ऑफ ए पॉइंट, रोटेशन ऑफ ए पॉइंट at an angle theta in anti-clockwise direction। ठीक है, और हाँ कल या 2 दिन पहले मैं अपलोड नहीं कर पाया था शीट, उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी था ही नहीं। ठीक है, जिसके कारण से लैपटॉप बंद था, वो कल रात में एकदम 8 या 9 बजे लाइट आया है। ठीक है, तो इसीलिए आज आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोग मेरे ख्याल से सफर किए होंगे बारिश का, बहुत ज्यादा पानी हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये हमारा x है, ये हमारा y है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, रोटेशन नहीं तो दिमाग से निकल जाता है बहुत लोगों का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि रोटेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करेगा। हमें बोला गया है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं ऐसे एक लाइन है, लाइन के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ, एक पॉइंट है हमारे पास p x, y। ठीक है, इस पॉइंट को क्या किया जा रहा है, थीटा एंगल रोटेट कर दिया जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है थीटा एंगल रोटेट करेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, अगर मैं ये थीटा एंगल ले लूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P1 है, x1, y1। ठीक है, ये P हमारे पास एक पॉइंट है, उसको एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो हमारे पास आ गया नया पॉइंट x1, y1। ये जो नया पॉइंट आएगा इसको x और y के टर्म में और थीटा के टर्म में रिलेट करेंगे तो कैसा आएगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा इस बार जो मैट्रिक्स का रिलेशन आएगा वो x1 y1 जो है वो निकल के आएगा हमारे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा x y, ये रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे निकलता है, किस तरीके से प्रूफ होता है, इस चीज को हम देखने की कोशिश करते हैं। बट हमारा जो रोटेशन का फॉर्मूला आएगा, रोटेशन वाला जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, वो मैट्रिक्स कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है,
सब लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। कि रोटेट कर देने पे ये पॉइंट ऐसा कैसे बन जा रहा है, ये cos थीटा sin थीटा कहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिमाग को थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा तो चीजें समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आए तुरंत आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक लाइन है ऐसे, दूसरा लाइन यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है। हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट P है वो यहाँ पे कहीं पे है, P x, y, ठीक है। फिर उसको क्या किया गया है, थीटा एंगल रोटेट कर दिया गया है, ठीक है। थीटा एंगल रोटेट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया और इसका नाम यहाँ पे हो गया P1, इसका नाम यहाँ पे हो गया P1 और इसका कोऑर्डिनेट बन गया x1, y1। कितना एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट किया, कौन से डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट किया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि x1 y1 मेरे पास एक पॉइंट था, उसको हमने थीटा एंगल रोटेट कर दिया। अब पॉइंट जब पहले कहीं पे था, मान लिया जब पहले यहाँ पे था तो ये जो है फाई एंगल बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये फाई एंगल बन रहा था। अब ये फाई एंगल बन रहा था, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन। और ये जो इधर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इसको मैंने मान लिया m, ठीक है। तो OPM हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो OM वैल्यू है, OM हमारा x होगा, ठीक है। OM जो है वो हमारा x होगा, ठीक है। क्योंकि ये x, y पॉइंट है P, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y होगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में देखना चाहें तो ये वाला जो डिस्टेंस है O से लेके P तक, उसको हम लोग मान लेते हैं R, ठीक है। OP जो डिस्टेंस है उस OP डिस्टेंस को हमने मान लिया चलो R, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो OP डिस्टेंस है, हाँ ये बहुत बड़ा हो गया, ये जो OP डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो OP डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R, ठीक है। तो कोई मेरे को बता पाएगा कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखूं, ये इस OM का वैल्यू कितना आएगा, OM का वैल्यू कितना आएगा, R cos थीटा की sin थीटा, cos theta. R cos थीटा, ठीक है। यानी कि x OM जो आ गया मेरे पास कितना आ गया, R cos, सॉरी थीटा नहीं, फाई, मिस्टेक, थीटा नहीं, क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। और ये जो PM आएगा, PM इक्वल टू हमारे पास कितना है, y है, और ये क्या आ जाएगा, R sin फाई। यहां तक सबको समझ में आया कैसे क्या आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम नए पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे P1 पे, ठीक है। अब हम नए पॉइंट पे पहुंच जा रहे हैं P1 पे। ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएगा। अब हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, अब हम पहुंच गए हैं P1 पे, ठीक है। अब ये जो P1 वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे करके, तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेना चलिए N, ठीक है। अब देखिए ON और P1, ये जो P एंगल बना रहा है, P एंगल को अगर मैं पूरा का पूरा, ये जो P1 वाला जो लाइन है, OP1 वाला जो लाइन है, वो पूरा का पूरा अगर मैं एंगल बनाने की ऑब्जर्व करूंगा तो पूरा का पूरा एंगल कितना बना रहा है, थीटा प्लस फाई। दिख रहा है आप सबको कि OP1 यस यानी कि ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाला पूरा का पूरा एंगल बना रहा है वो कितना, थीटा प्लस फाई। तो यानी कि अगर मेरे को बोला जाए और अगर मैं कोई भी रोटेट करूंगा, आप खुद सोचिए, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है P, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसको एग्जैक्टली रोटेट किया तो इसका रेडियस तो कभी चेंज नहीं होगा, रेडियस तो वही रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज हो गया, इस पॉइंट का लोकेशन चेंज हो गया, बट ये रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से OP और OP1 जो लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगा। वो क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो रेडियस की तरह काम कर रहा है।
इसको ये मान लीजिए आपका सेंटर है और ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, तो ये OP और OP1 लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, वो लेंथ हमेशा R रहेगा रेडियस की तरह। ठीक है, तो ये रेडियस जो है ये R कभी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो OP का लेंथ भी R रहेगा, OP1 का लेंथ भी R रहेगा। इतना तक समझ में आ गया आपको? यस सर। देखिए ON जो होगा, ON, अब ON हमारा क्या बन जाएगा? ON हमारा x1 है, ON हमारा x1 है, और ये ON को अब अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा R cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, पहले आ रहा था क्या, सिंप्लीफाई एंगल था, बट अब थीटा प्लस फाई एंगल के पास पहुंच गया, यानी कि ये जो x1 है ये x1 हमारा क्या बन जाएगा, R cos थीटा cos फाई माइनस R, अच्छे से लिख देते हैं, ये जो x1 आएगा, x1 हमारे पास कितना आ जाएगा, R cos थीटा cos फाई माइनस R sin थीटा sin फाई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, R cos फाई हमारे पास कितना था, x, यानी कि x cos थीटा बन जाएगा ये, माइनस R sin फाई कितना था, y, यानी कि y sin थीटा बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, सिमिलरली NP1, P1N जो है ये हमारा बन जाएगा y1, और ये हमारा क्या बन जाएगा, R sin थीटा प्लस फाई। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास y1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा R sin थीटा cos फाई प्लस R cos थीटा sin फाई, ये बन जाएगा। R cos फाई हमें पता था x, तो ये बन जाएगा x sin थीटा, प्लस R sin फाई हमें पता था कितना y, तो ये बन जाएगा y cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास x1 का वैल्यू आया x cos थीटा माइनस y sin फाई। ठीक है, और y1 का वैल्यू आया x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो इस तरीके से हमारा जो x1, y1 का रिलेशन बनाएंगे, x1 और y1, इस मैट्रिक्स के हिसाब से हमारे पास कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट है cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, x और y। ठीक है, तो ये हमारे पास यही था, हाँ, cos थीटा माइनस sin थीटा cos फाई, cos थीटा माइनस sin थीटा cos फाई। तो आप लोगों को समझ में आया ये रिलेशन कहाँ से आ गया, ये जो इक्वेशन हमारा निकला, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये से याद रखने वाली इतनी चीज नहीं है, इतना सारा आप लोगों ने देख लिया है, तो मेरे ख्याल से डेरिवेशन याद हो गया होगा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये कहाँ से आया, किस तरीके से? यस सर। ठीक है, तो बस एक आखिरी पॉइंट है हम लोगों का, उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। एक बहुत पहले एक और चीज आता था आइगन वैल्यू के नाम से, बट आइगन वैल्यू आजकल आता नहीं है, तो इसके लिए उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, वो आजकल ग्रेजुएशन के सिलेबस में है आइगन वैल्यू। ठीक है, आप लोग बीटेक करने जाइएगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा आइगन वैल्यू क्या होता है। एक आखिरी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ये आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ये रोटेशन वाले कंसेप्ट से ही पूरा का पूरा मैच करता है। ठीक है, खुद ट्राई कर सकते हैं इसको प्रूफ करने का। अब मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y इक्वल टू mx। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट अबाउट लाइन y इक्वल टू mx। अब y इक्वल टू mx के अबाउट जो है हमें रिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैं चाहूंगा ये वाला जो रिफ्लेक्शन है आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रूफ करने का नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट इतना बताने के बाद मैं चाहूंगा कि एक दो आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, देखते हैं आप लोग का ब्रेन कहाँ तक पहुंच पाया है। ये x हो गया, ये y हो गया, हमारे पास एक लाइन आएगा y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx कोई भी लाइन होता है वो ओरिजिन से पास करने वाला लाइन होता है, y इक्वल टू mx। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट हमें दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया गया है p x, y। ठीक है, और उसका हमें इमेज निकालना है अलोंग द लाइन y इक्वल टू mx। ठीक है, तो हमारे पास q आ गया, मान लेते हैं x1, y1, उसका इमेज आ गया, p पॉइंट का इमेज आ गया। ठीक है,
तो इस केस में जो x1 y1 आता है, ध्यान से देखिएगा, इस केस में जो x1 y1 आता है और इसका जो मैट्रिक्स बन के निकलता है वो मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से निकलता है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा और इधर x और y। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कम से कम ट्राई कीजिए कि इसको किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो ये था मैं हमारा पूरा का पूरा जितना भी हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट था, पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके आगे इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये सारे चीजें जितना अभी तक मैंने पढ़ाया, टोटल देखिए कितना लेक्चर हुआ है, टोटल लेक्चर देखेंगे 14 लेक्चर। तो यहाँ तक कि इसमें ये समझ में आता है 14 लेक्चर मतलब 2 वीक्स में हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर लिया। जबकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था बट फिर भी हमने 2 वीक्स में इसको खत्म कर लिया, वो भी अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। अब 1 से 2 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि पिछले साल के पुराने जो भी मेंस के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, साथ ही साथ एक नया शीट भी प्रोवाइड कराऊंगा। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोग का जो भी पुराना वाला शीट दिया गया है उसको आप सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व किया है उस शीट को या नहीं किया है? किए हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कल तो चलो संडे हो गया, आज तो सैटरडे है, कल तो चलो संडे हो गया। तो मंडे को संडे का कल आपके पास पूरा समय है। और जो मैं अभी शीट दूंगा आप लोगों को उसमें आप लोग क्या वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, वो बेकार चीज है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेकार चीज नहीं है, अच्छा चीज है। नॉलेज क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, उससे नॉलेज ही बढ़ेगा। मतलब वो क्या, हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और जहां तक रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड में इस तरीके के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिस तरीके के इसमें दिया जाएगा। ठीक है, वो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ करता था 2003 2004 2001 में। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी उसमें इंसर्ट किया हुआ है, तो वो सब आप लोग अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल 1 लेवल 2 बहुत सारा अलग अलग लेवल का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जिसमें एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और ये वाला ट्राई कीजिएगा प्रूफ करने का, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, किसका दिमाग कितना लगता है। ये मैं रिफ्लेक्शन वाला एक बताया मैंने, इस रिफ्लेक्शन वाले के कंडीशन से प्रूफ होता है वो। ठीक है, तो अभी आप लोग को मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ ही साथ वो आप लोग को ये शीट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज 12-1 बजे या शाम तक आप लोगों को शायद वो जेई मेंस वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और एक चीज मैंने बोला था कि आप लोग फंक्शन भी पढ़ते रहिएगा साथ ही साथ। कल और परसों तो मैं अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज मैंने सुबह सुबह अपलोड कर दिया है 2 लेक्चर, तो आप लोग वो सारे के सारे देख लीजिएगा। ठीक है, और फंक्शन वाले पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे ही मैट्रिसेस डिस्कशन सब कुछ खत्म होता है, आप लोग को एक टेस्ट होगा मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का। ठीक है, दोनों चैप्टर का मेंस लेवल का टेस्ट होगा। उसके बाद हम लोग का जो 1-2 टॉपिक बचा हुआ था क्लास 11th का, उसको हम लोग चालू करेंगे। 1 या 2 टॉपिक बचा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ जो 12th वाला टॉपिक है वो एक्स्ट्रा क्लासेस में आप लोग का चल रहा है फंक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां जहां जो डाउट आता है, दिक्कत आता है, आप लोग मेरे से पूछिएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।